Good morning, class. Today we will start a very important topic, electricity of class 10th. सभी लोग बच्चों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है. और आपके क्लास 10 सीबीएसई में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर जो है दोनों से न्यूमेरिकल पोर्शन है. तो इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे गौर से देखिए. टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आपने जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है. बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन यानी कि आपको पता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम जानते हैं इन पे सिर्फ चार्ज होता है, इन पे कोई मास नहीं होता. प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज. ये दोनों किसमें होते हैं? एटम के मास में होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस में होते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं? इट्स उसकी यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज एम्पियर. इसको नापते किसमें है? यूनिट होती क्या, मैं आपको बता दूं. जैसे मैंने मान लीजिए कोई सब्जी ली, तो उसको उसका मास 5 kg है. 5 इज मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है उसकी यूनिट. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर. और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. तो इसमें फ्लो लगता है. जो हमने घर सुना है हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने वर्ड वोल्टेज. वोल्टेज क्या होता है? तो उसकी एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेम चीज होती है बच्चों. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? दोनों की यूनिट क्या है? वोल्ट. यहां होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. एक चार्ज रखा हुआ है कोई, इनफाइनाइट दूरी पर है. उस इनफाइनाइट दूरी से एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डिनोट करते हैं इसको V से. अब टर्म आपने सुना होगा, लेकिन जनरली हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब एक चार्ज है जो ये 2 पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट. तो यहां से लाने में यहां पर इस चार्ज को, चार्ज रखा हुआ, चार्ज को डिनोट करते हैं बेटा Q से. तो चार्ज को क्यू चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लाने में जो वर्क हो रहा है उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और यूनिट है इसकी V, वोल्टेज. अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दूं. जैसे आप सभी लोग फोन यूज करते हो तो आपने देखा होगा चार्जिंग कम है ज्यादा है. तो आपको पता है जितनी ज्यादा देर तक अपना चार्जर लगाते हो उतना ज्यादा फोन चार्ज होता है. तो चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से. इसका फॉर्मूला होता है I इंटू टी. आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट और T मतलब टाइम. तो जितना ज्यादा आप करंट देंगे और जितनी ज्यादा टाइम तक देंगे उतना ज्यादा चार्ज आपका एक्यूमुलेट होगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया. अब इसमें एक चीज है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूमेरिकल पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी. ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं. ओम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ. इस लॉ की बेसिक पहली कंडीशन है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. टेम्परेचर अगर आपको फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये लॉ इतना वैलिड नहीं जाएगा. क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट flowing through it. आप लोग नोट करते जाइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V मैंने आपको बताया क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा उतने ज्यादा वोल्टेज होंगे, या ये कह लीजिए जितने ज्यादा आपके वोल्टेज होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट. अब फिजिक्स का एक रूल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बता देता हूं. जैसे एक पेन है कोई 10 रुपीज का आ रहा है, 5 पेन के आएंगे 50 रुपीज के. पेन की क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ते जाएंगे. इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे मुझे कहीं जाना है आगरा टू दिल्ली,
और मान लीजिए मेरी स्पीड है 100, तो मुझे को एक सर्टेन टाइम लग रहा है। अब मैं अपनी स्पीड को अगर डबल कर देता हूँ तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, लगाना पड़ता है, इक्वल टू लगाएंगे। अगर आप प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट आएगा। यही कांस्टेंट को बेटा बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है बताओ। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अलग मीनिंग है, रेजिस्टेंस यानी में किसी चीज को रोकना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देखिए एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। मैंने ये सब नहीं बताया, अब सब 10th क्लास के हैं, बोर्ड के बच्चों को पता होगा। कंडक्टर क्या है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जाने दे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। इंसुलेटर क्या है, जिसमें कंडक्टर जिसमें करंट नहीं जा सकता। तो जितने भी सारे मेटल्स है सब क्या है, कंडक्टर्स। और जितने नॉन मेटल्स है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर में बताया जा रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current। एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। पहली चीज है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर आपका कितना लंबा है, लेंथ पे। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर ज्यादा लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अगर आपकी एरिया क्रॉस सेक्शन यानी जैसे ये मार्कर है, इसकी मोटाई अगर बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के वायर आ रहे होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो एक इस तरह से उठे हुए होते हैं कि उनकी मोटाई को बढ़ाया जाता है जिससे रेजिस्टेंस को कम किया जाए। ठीक है, जो मेन लाइन में आ रहे होते हैं बाहर। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जैसे फिजिक्स का मैंने आपको लॉ बताया, किसी भी एक चीज को जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है अगर आप उनको हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो ये क्या आएगा, R = ρL/A। अच्छा, रेजिस्टेंस की बेटा यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। हर चीज की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, इट्स यूनिट इज ओम। ओम का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो हमने लगाया रो, RH, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक या लैटिन वर्ड से ही इनको डिनोट करते हैं रो। तो इसको क्या बोलेंगे, R × A/L। ये आ गया रो का फॉर्मूला। अगर रो पूछे इसको बोलते क्या, रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या आ गई, रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी यूनिट है ओम मीटर। कैसे है, आप खुद डिराइव कर सकते हो। रेजिस्टेंस की ओम है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो ये आ गई रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस दो तरह से सर्किट में, सर्किट डायग्राम जो है, जो सर्किट डायग्राम भी आपको न्यूमेरिकल आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको बताया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक फॉर्मूला अगर निकालना चाहो, V = हो जाएगा W/Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ठीक है, और W आपसे कह जाए तो क्या हो जाएगा, V × Q। ये आगे काम आएगा आपका जूल हीटिंग इफेक्ट में। जूल हीटिंग इफेक्ट में हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट कर देंगे I × T और ये कर देंगे I × R। तो जो हीट, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक सर्टेन टाइम बाद देखा होगा हीट हो जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर वो भी हीट हो जाती है। तो वो फॉर्मूला क्या आएगा, H = I²RT। मैं भी डिराइव करके उसको भी दिखाऊंगा, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आपकी रेजिस्टिविटी हो गई, ये हो गया हाँ रेजिस्टेंस। अगर देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का डायग्राम है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे रखिए, मैं इसको लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर आपके रेजिस्टेंस कुछ सर्किट डायग्राम में इस तरह से गिवन है,
एक से बाद एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। और यहाँ लगी हुई है आपकी बैटरी, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला बड़ा वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है बेटा, ये रहा। अब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे स्टोर होगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 है। आपसे बोलेगा इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो होगी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, या सीरीज यानी कि सब लगातार। अच्छा, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो किस में होती है, डोमेस्टिक सर्किट में, वो होती है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, अगर कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी सारे काम करेंगे। अगर ये सब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर अप्लायंस काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक